कक्षा 10 ए और बी वाले देखेंगे नागरिक सामाजिक विज्ञान। उसमें आपका चौथा चैप्टर चल रहा था जाति धर्म और लैंगिक मसले। उसमें कुछ आपको बताया गया था। अगली हेडिंग इसी के अंतर्गत है जाति धर्म और लैंगिक मसलों के अंतर्गत अगली हेडिंग आपकी है महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। जैसे इस बात में कोई संदेह नहीं कि समाज में महिलाएं भेदभाव से पीड़ित होती हैं। जैसे इस बात में कोई संदेह नहीं होता है कि अनेक प्रकार के रीति रिवाज के अनुसार समाज में जो भी महिलाएं होती हैं वे पीड़ित होती हैं। अतः उनके विकास हेतु उनसे संबंधित विभिन्न मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान देने की ज़रूरत है। कहने का तात्पर्य उनको आगे ले जाने के लिए, उनको विकसित करने के लिए, उनके विकास के लिए, उनके संबंध विभिन्न प्रकार के जो मुद्दे हैं उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए नारीवादी समूहों व महिला आंदोलनों ने यह माना कि यदि महिलाओं को सत्ता पर नियंत्रण दे दिया जाए तो महिलाओं का विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। जैसे कुछ नारीवादी जो लोग थे, कुछ नारीवादी समूहों के जो लोग थे, महिला आंदोलनों के जो लोग थे, वे इस बात पर जोर दे रहे थे कि सत्ता की भागीदारी में अगर महिलाओं के स्थान सुनिश्चित किया जाता है तो उनका विकास संभव होगा, तो उनका विकास हो सकता है। इस लक्ष्य को पाने के लिए जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों में महिलाओं की संख्या बढ़ाई जाए। भारतीय सत्ता प्रतिष्ठानों में महिलाओं की हिस्सेदारी बहुत ही सीमित है। जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में जो होते हैं वो पदों पर जो होते हैं महिलाओं की हिस्सेदारी बहुत ही कम होती है। इसको बढ़ाने में भारत का स्थान विश्व के देशों में बहुत नीचे है। जैसे नारीवादी की व्यवस्था को अपनाने में विश्व के जितने भी देश हैं उसमें भारत जो है वह बहुत पीछे है। भारत इस मामले में अनेक प्रकार के सुझाव, अनेक प्रकार के विचार धीरे धीरे अपना रहा है। अब यद्यपि महिलाएं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के पद तक भी पहुंची हैं, किंतु मंत्रिमंडल में पुरुषों का ही वर्चस्व रहा है। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री महिलाएं बनी हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में पुरुषों की अपेक्षा उनकी संख्या बहुत कम है। यदि वास्तव में महिलाओं को शासन में भागीदारी को सुनिश्चित करना है तो उनको कुछ न कुछ आरक्षण प्रदान किया जाए। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था की गई है कि स्थानीय सरकारों अर्थात पंचायतों और नगर पालिकाओं में 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए जाएं। जैसे उनको आगे बढ़ाने के लिए जो स्थानीय सरकारें हैं अर्थात पंचायतें हैं उनमें उनकी संख्या एक निर्धारित कर दी जाए। लोकसभा व विधानसभा में भी महिलाओं के लिए 1/3 सीट की मांग की जा रही है। संसद में इससे संबंधित विधेयक भी पेश किया गया है, पर यह अभी तक पास नहीं हो पाया है। महिलाओं को आगे ले जाने के लिए न केवल जो विशिष्ट संस्थान हैं उनमें जो विशिष्ट पद हैं केवल उन्हीं के लिए ही नहीं, संसद में भी महिलाओं की 1/3 सीट की मांग की जा रही है। इस संबंध में विधेयक भी पेश किया जा चुका है, लेकिन वह अभी तक पारित नहीं हुआ है। संसद में इससे संबंधित विधेयक भी पेश किया गया है, पर यह अभी तक पास नहीं हो पाया है। सभी राजनीतिक दल इस विधेयक को लेकर एकमत नहीं है। कुछ राजनीतिक दल जो हैं इसको मानने के लिए तैयार है, तो कुछ राजनीतिक दल इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। समाज में विद्यमान लैंगिक विभाजन को राजनीतिक मुद्दा बनाने में स्त्रियों को लाभ होगा। महिलाओं से भेदभाव का मुद्दा राजनीतिक स्तर पर उठता तो शायद उनको अब तक जो लाभ मिलता वह न मिल पाता है। जैसे समाज में अनेक प्रकार के लैंगिक विभाजन को राजनीतिक मुद्दा बनाने में स्त्रियों का लाभ हुआ। कहने का मतलब है जो पार्टी नारीवादी के मुद्दों को लेकर के चली उसका लाभ कुछ न कुछ ज़रूर हुआ। अगर महिलाओं से भेदभाव का मुद्दा राजनीतिक स्तर पर न उठता तो आज के समय में महिलाएं इतने आगे नहीं होती। अब है अगला प्रश्न आप मान सकते हैं या एक टॉपिक आपको दिया जा रहा है उस पर कुछ विचार विमर्श किया जाएगा। उसमें देखिए, अगर जातिगत और सांप्रदायिक खराब
चीज़ है तो नारीवाद क्यों अच्छा है? इस समाज में जाति, धर्म या लिंग के आधार पर बांटने वाले इस बात का विरोध क्यों नहीं करते? अब देखिए, एक तर्क इसमें दिया जा रहा है, जातिवाद और संप्रदाय खराब चीज़ है। जैसे जातिवाद भी खराब है, संप्रदाय भी खराब है, तो नारीवाद अच्छा क्यों है? क्यों अच्छा है, इसके विषय में इसमें जानकारी हम लेंगे। जातिगत संप्रदाय समाज में विघटन पैदा करते हैं। जातिगत संप्रदायवाद समाज में विघटन पैदा करते हैं, समाज को कई भागों में बांटने का काम करते हैं। जबकि नारीवाद से समाज मजबूत होता है, क्योंकि वे शोषण का शिकार रही हैं। अतः नारीवाद का विरोध नहीं किया जा सकता। अब इस प्रश्न का आंसर देखो, यहीं मिल गया। जातिवाद, संप्रदायवाद समाज में विघटन पैदा करता है। कहने का मतलब है समाज में बुराइयां पैदा करता है, समाज को कई वर्गों में विभक्त करने का काम करता है। जबकि नारीवाद से समाज मजबूत होता है, क्योंकि वो शोषित हैं, उनका शोषण हो रहा है। अतः नारीवाद का विरोध नहीं किया जा सकता। अगली हेडिंग इसी के अंतर्गत है, धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति। अब इसी अंतर्गत देखिए, धार्मिक अंतरों पर आधारित विभाजन सामाजिक विभाजन का एक रूप है। जैसे धर्म के आधार पर समाज का विभाजन, उसके विषय में बता रहा है कि धार्मिक अंतरों पर आधारित विभाजन सामाजिक विभाजन का एक रूप है। यह वर्तमान में विश्व में व्यापक स्तर पर व्याप्त है। भारत सहित अनेक देशों में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। उनकी आराधना पद्धति और मान्यताएं अलग अलग हैं। कहने का मतलब है, धार्मिक अंतरों पर आधारित विभाजन सामाजिक विभाजन का एक रूप होता है। यह विश्व में अनेक प्रकार के रूप में फैला हुआ है। भारत सहित अनेक देशों में विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग, विभिन्न संप्रदाय के मानने वाले लोग रहते हैं। उनकी आराधना पद्धति और मान्यताएं भी अलग अलग हैं, क्योंकि कोई सिख है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, और सबके धर्म अलग अलग हैं। अनेक प्रकार की जातियां हैं, अनेक प्रकार के संप्रदाय हैं। ये मान्यताएं राजनीतिक स्तर पर भी प्रकट होती हैं। राजनीति पर धर्म के प्रभाव को समाप्त नहीं किया जा सकता। जैसे राजनीति पर धर्म का जो प्रभाव है उसे हटाया नहीं जा सकता, उसे समाप्त नहीं किया जा सकता। महात्मा गांधी का मानना था कि धर्म का अर्थ किसी एक वर्ग के धर्म से नहीं, बल्कि नैतिक मूल्य से है। महात्मा गांधी का यह कथन था कि जैसे धर्म का अर्थ जो होता है किसी एक वर्ग, किसी एक धर्म का नहीं है, बल्कि एक नैतिक मूल्य के अंतर्गत है। नैतिक मूल्य के अंतर्गत है। नैतिक मूल्य से है। धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। राजनीति धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों को निर्देशित होनी चाहिए। जैसे धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, उसको हटाया नहीं जा सकता, जबकि राजनीति धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए। राजनीति जो होती है धर्म के द्वारा जो स्थापित उनके मूल्य दिए गए हैं, जो सिद्धांत दिए गए हैं, उन्हीं के द्वारा चलना चाहिए। देश के मानवाधिकार समूह चाहते हैं कि देश में सांप्रदायिक दंगों में मरने वाले अधिकतर अल्पसंख्यक समुदाय के ही लोग होते हैं। देश के मानवाधिकार समूह यह भी चाहते हैं कि जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं उसमें जो कम संख्या में लोग होते हैं, जिनकी संख्या अल्प होती है, कम होती है, वही लोग ज़्यादा मरते हैं। इसलिए सरकार को अल्पसंख्यक की सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। महिला आंदोलनों का मानना है कि सभी धर्मों के पारिवारिक कानून महिलाओं से भेदभाव करते हैं, इसीलिए सरकार उनके लिए समान कानून का निर्माण कर उन्हें बराबरी का भी अधिकार दे। इसी के अंतर्गत अगला आपका है पारिवारिक कानून। पारिवारिक कानून क्या होता है उसके विषय में देख लीजिए। विवाह, तलाक, गोद लेने, उत्तराधिकार जैसे पारिवारिक से जुड़े मुद्दों से संबंधित कानून पारिवारिक कानून कहलाता है। भारत में सभी धर्मों के लिए अलग अलग पारिवारिक कानून हैं। फिर से देखिए, विवाह, पारिवारिक कानून में लिखेंगे विवाह, तलाक, गोद लेने, उत्तराधिकार जैसे परिवार से जुड़े मुद्दों से संबंधित कानून को पारिवारिक कानून कहते हैं। भारत में सभी धर्मों के लिए अलग अलग पारिवारिक कानून हैं। नई लाइन से धर्म और राजनीति से जुड़े उपयुक्त मुद्दे उपयुक्त ही हैं, क्योंकि विभिन्न धर्मों से संबंधित आदर्श, विचार व मूल्य राजनीति के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगला प्रश्न है
मैं धार्मिक नहीं हूँ, मुझे सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता की परवाह क्यों करनी चाहिए। अब इसके विषय में देख लीजिए। मैं धार्मिक नहीं हूँ, मुझे सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता की परवाह क्यों करनी चाहिए। उसमें आप लिखेंगे सांप्रदायिकता कुछ धार्मिक समुदायों से घृणित प्रवृत्ति के कारण समाज में फैलने वाली अव्यवस्था होती है। सांप्रदायिकता जो होती है वह धार्मिक समूहों से घृणित प्रवृत्ति के कारण, जैसे समाज में अनेक प्रकार के जो घृणित धर्म के लोग होते हैं, घृणित कार्य को करने वाले होते हैं, समाज में फैलने वाली वह अव्यवस्था है। इसे समाज अनेक वर्गों में विभक्त हो जाता है, जिससे सामाजिक शांति भंग होती है। इसीलिए हमें सांप्रदायिकता का विरोध करना चाहिए, चाहे हम धार्मिक हों या न हों। दूसरी हेडिंग आपकी है धर्मनिरपेक्षता। जैसे धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि हमारे देश में किसी भी धर्म पर प्रतिबंध नहीं है, यहाँ सभी धर्मों के लोगों का समान अधिकार है। जैसे धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि देश में कोई भी धर्म पर, किसी भी धर्म पर प्रतिबंध नहीं है, यहाँ सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार दिया गया है। हम धार्मिक नहीं हैं, तब भी हमें धर्मनिरपेक्षता का सम्मान करना चाहिए, ताकि किसी भी व्यक्ति की धार्मिक भावना को कोई ठेस न पहुँचे।